नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं रीजनिंग की एक बहुत ही दमदार क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की ये जो क्लास रहेगी वो आपकी स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 यानी कि आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 17वें नंबर का पार्ट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप समय निकाल करके पिछले पार्ट जरूर देखिएगा। अभी आप लोगों के पास समय भी है, एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा समय निकालिए। 20 25 30 मिनट की ऐसी कोई क्लास है, अगर दो गुना में देख लेंगे तो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो आप पिछले पार्ट को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों, आज का हमारा 17वां पार्ट होगा। इसमें हम रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन माध्यम से जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। लिखा है निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहां पर प्यारे दोस्तों, अगर देखते हैं आकृति नंबर 3 को, बीच में मिडिल में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला है निम्न प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। और प्यारे साथियों, ये कोई मजाक नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी अभी फरवरी में यूपी पुलिस की, वो एज इट इज क्वेश्चन मिला था। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया था आप उससे पूछ सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन मिला था जैसा आपके सामने दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस प्यारी सी क्लास की। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक बेसिक जानकारी, यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट तरीके से इसके नोट्स चाहते हैं, तो ये आपको अनसोल्ड नोट्स मिल जाएंगे साथियों। कहाँ पर मिलेंगे? तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। कहाँ पर? डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। इसका जो लिंक मिलेगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर नोट्स और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग इसको 20,000 तक पहुँचाइए। अपना चैनल 20 पर पहुँचने वाला है। ठीक है साथियों, शुरुआत है आज की इस क्लास की, प्यारी सी शानदार सी क्लास की। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने शेयर कर दिया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत है आपके सामने। पहला प्रश्न दोस्तों, बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करें। भैया संबंध बताना है। एक तरफ दे रखा है जो घोड़ा है, इसका जो संबंध है वो साथियों सरपट से है। किससे है? सरपट से। घोड़े का संबंध जो दिया है मित्रों, वो आपका सरपट से दिया है। सरपट, घोड़ा क्या करता है? सरपट मतलब भागता है, रनिंग करता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें बताना है कि जो बतख होती है, बतख की जो रेस होती है, जो रनिंग होती है, वो क्या कहलाती है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। घोड़े की रनिंग सरपट कहलाती है, तो बतख की जो रनिंग होगी वो कहलाती है वडल। क्या कहलाती है दोस्तों? वडल कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प नंबर बी सही है। क्या है प्यारे दोस्तों? विकल्प नंबर बी सही है। जिस प्रकार घोड़े का संबंध सरपट से है, तो बतख का संबंध वडल से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। प्यारे साथियों बताएंगे, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क का अंत में दे रखा है, ये बताना है क्या होगा इसके स्थान पर। क्या बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। तो देखो लिखा गया है आपके सामने लिखा है क्रिकेट का संबंध पिच से है। क्या कह रहा है? क्रिकेट का जो संबंध है वो किससे है? भैया पिच से है, पिच से। तो इसके बाद हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? स्केटिंग। साथियों स्केटिंग पूछा है। तो क्या आप लोग स्केटिंग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि सर स्केटिंग क्या होता है? आप बोलेंगे स्केटिंग एक प्रकार का खेल होता है। ठीक है, स्केटिंग एक प्रकार का खेल होता है। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो 3-4 पहिए वाले पैरों में नीचे पहिए जोड़ लेते हैं और उसके माध्यम से उस पर चलते हैं। तो साथियों ऐसा ही स्केटिंग होता है। और वो कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे रिंक पर होता है। देखो जिस प्रकार क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी प्रकार स्केटिंग खेला जाता है रिंक पर।
और रिंक दिया गया है हमारा, रिंक जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे साथियों, विकल्प नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न है, बोला निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त शब्द ज्ञात करो। लुप्त शब्द का मतलब है एक क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पर क्या आएगा। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके सामने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बोला है यहां पर EGI के, क्या बोला है, आप बोलेंगे ई के बाद जी के बाद आई के बाद के। इसको साथियों प्यारे दोस्तों इसको लिखा गया है एफ के बाद लिखा है आई के बाद लिखा है एल के बाद लिखा है ओ, इस तरह से लिखा गया है। और दोस्तों हमें कोड बताना है किसका, तो आप बोलेंगे सर कोड बताना है एफ के बाद एच के बाद जे के बाद क्या है एल, इसका कोड बताना है। चलिए बताते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक क्या है, सामने के सामने कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है वो तो हमें इनके स्थानीय मान से पता चलेगा। ये 5 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 7 पर होता है, यहाँ पर 9 पर होता है। आई हमारा 9 पर होता है। देखो गौर से देखो, ये आई जो है 9 पर होता है तो एल हमारा 12 पर होता है, के हमारा 11 पर होता है तो ओ हमारा 15 पर होता है। तो अब इसका लॉजिक समझो प्यारे साथियों। सर लॉजिक क्या है, देखो 5 में जुड़ा है 1, 5 में हुआ है +1, 7 में जुड़ा है 2 यानी कि प्लस का 2, उसके बाद 9 में जुड़ा है प्लस का 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 11 में जुड़ा है प्लस का 4, क्या जुड़ा है, प्लस का 4 जुड़ा है। कहने का मतलब क्या है सर, आप बोलेंगे यहाँ पर जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि पहली बार में +1 है, दूसरी बार में +2 है, तीसरी बार में +3 है और चौथी बार में +4 है। तो बस यही तो करना है। यहाँ पर भी पहली बार में +1 करेंगे, एफ 6 पर होता है और 7 पर हमारा जी आ जाएगा। विकल्प नंबर जी से शुरुआत होगी तो 2 विकल्प हमारे गलत। दूसरे वाले में 2 जुड़ेगा क्योंकि पहले में 1 जुड़ा था, दूसरे में 2 जुड़ा है तो 2 जुड़ेगा, 8 2 10। एच होता है 8 पर 2 10 मतलब जी के बाद जे आना चाहिए तो बी गलत हो जाएगा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। और जे होता है 10 पर तो 3 जुड़ेगा, एम हो जाएगा। एल होता है 12 पर 4 जुड़ेगा, 16 यानी कि पी हो जाएगा। तो GJMP विकल्प नंबर 1 में दिया है, यही प्यारे साथियों सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति, भाई आकृति नहीं विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यहां पर आपके सामने 5 विकल्प हैं 4 के स्थान पर। 5 विकल्पों में से ये बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारा विषम है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, भैया अगर अदरक को देखते हैं तो सब्जी में आता है, प्याज भी सब्जी में, चुकंदर भी सब्जी में, आलू भी सब्जी में, धनिया भी सब्जी में। अब क्या करेंगे धनिया इसका, जल्दी से बताओ अब क्या होना चाहिए दादा। अदरक प्याज चुकंदर आलू धनिया क्या होगा, जल्दी से कोई बता सकता है मेरा प्यारा साथी। देखो एक लड़की ने कल, एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि अपनी क्लास कब लाइव होती है। तो प्यारे दोस्तों उस लड़की को बता देना, यानी कि वो बच्ची देख रही होगी तो बता दो कि सुबह 8 बजे आप लोग इसमें लाइव आ जाया करें। ठीक है, 8-2 पर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अदरक को देखेंगे एक प्रकार का प्यारे साथियों तना होता है, प्याज को देखेंगे ये भी एक प्रकार का तना होता है, चुकंदर भी साथियों तना होता है, इस बात को याद रखेंगे, और आलू भी आपका तना ही होता है। ठीक है, इसके बाद धनिया की बात करते हैं तो भैया ये तो धनिया क्या होती है, धनिया हमारी पत्ती होती है। क्या होती है, धनिया होती है, वो पत्तियां होती है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी विषम है। देखो ये डी दिया है, विकल्प नंबर ई नहीं है, ई में आलू दिया है तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। बोला किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो डेंजर का कोड क्या होगा। प्यारे दोस्तों गौर से देखो क्या लिखा है, फेवर, एफ के बाद ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद हो जाएगा वी के बाद क्या हो जाएगा ओ के बाद क्या हो जाएगा यू के बाद क्या हो जाएगा आर। ये हो गया हमारा फेवर को क्या लिखा है दोस्तों, इसने लिखा है ई के बाद क्या है दोस्तों बी। एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ई लिखा है, ई के बाद क्या लिखा है भैया बी लिखा है, बी के बाद क्या लिखा है यू लिखा है, यू के बाद क्या लिखा है पी लिखा है, पी के बाद टी लिखा है, टी के बाद एस लिखा है। तो इस तरह से फेवर को लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हमें बताना है कोड किसका, हमें बताना है डेंजर का। डी उसके बाद ए उसके बाद एन उसके बाद यहाँ पर जी के बाद ई के बाद आर। ये हो गया भैया हमारा डेंजर। अब बताइए इसका कोड कैसे लिखा गया है। तो देखो एफ होता है 6 पर, ई होता है 5 पर, क्या हुआ है प्लस का 1 हुआ है, ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, तो फिर से क्या हुआ है, ओहो प्लस का 1 नहीं हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो 6 और 5 है, ये मतलब यहाँ पर -1 हुआ है दोस्त।
यहाँ पर 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5। ए होता है हमारा 1 पर और बी होता है 2 पर। अब यहाँ पर हुआ है दोस्तों प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है। वी होता है हमारा 22 पर और यहाँ पर बचा केवल 21, तो मतलब क्या हुआ सर माइनस का 1 हो गया। ओ होता है सर 15 पर और हो गया हमारा 16, तो क्या हुआ अब की बार में प्लस का 1 हो गया। यू होता है 21 पर और हो गया हमारा 20, तो इसके बाद क्या हुआ माइनस का 1 हो गया। आर होता है 18 पर और हो गया हमारा 19, तो अब की बार में प्लस 1 हो गया। तो कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 का लॉजिक चल रहा है। तो पहले वाले में -1 करेंगे, क्या करेंगे पहले वाले में अगर -1 करेंगे तो डी से पहले यानी कि डी होता है 4 पर, तो 3 पर क्या आएगा 3 पर आता है हमारा सी। ठीक है, सी से शुरुआत होगी तो देखो 2 विकल्प उड़ा दो जल्दी से, दोनों गलत हैं। इसके बाद देखो ए 1 पर होता है तो अब की बार में प्लस का 1 होगा, क्योंकि एक बार माइनस हो गया तो दूसरी बार में प्लस, तो सी के बाद बी आना चाहिए, दोनों में दे रखा है। एन होता है प्यारे साथियों आपका 14 पर, ठीक है, और 14 में से 1 घटेगा तो 13 बचेगा, मतलब एम। सी बी एम होना चाहिए भाई, यहाँ पर सी बी एफ है, इसको उड़ा दो और विकल्प नंबर बी को आंसर लगा दो। ठीक है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर से +1 होगा तो एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद -1 होगा तो यहाँ पर ई के पहले क्या आता है डी आ जाएगा। आर में +1 होगा तो फिर से एस आ जाएगा। देखो यही हमारा उत्तर बनेगा CBM HDS। CBM HDS विकल्प नंबर बी सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले पृष्ठ में आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। जब अनुज ने मनीष को देखा, भाई कोई मित्र था अनुज, उसने जैसे ही मनीष को देखा तो उसे याद आया। क्या याद आया भैया, उसे याद आया यह मेरी बेटी के माँ के पिता का बेटा है। यह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। अनुज का मनीष से क्या संबंध है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पर अनुज ने क्या देखा है, आप बोलेंगे अनुज, यहाँ पर कोई अनुज है। अनुज ने एक लड़के को देखा जिसका नाम है मनीष, तो उसे याद आया, किसे आया, अनुज ने देखा तो अनुज को ही तो याद आएगा। जल्दी से बताओ, अगर कोई अनुज है आपके सामने, मान लीजिए ये अनुज है और जैसे अनुज ने किसी लड़के को देखा मनीष को, तो उसे याद आया, किसे याद आया भैया, इस अनुज को याद आया। अनुज को याद आया कि जो ये मनीष है यह मेरी बेटी, मतलब अनुज की बेटी यहाँ पर आएगी इसके नीचे। अनुज की बेटी की माँ मतलब अनुज की पत्नी, अनुज की बेटी की माँ कौन बनेगी, अनुज की पत्नी बनेगी, तो पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी पत्नी हो जाएगी, मतलब अनुज की पत्नी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी अनुज की। कह रहा है यह मेरी बेटी की माँ के पिता मतलब पत्नी के पिता, मतलब कौन हो जाएंगे यहाँ पर, पत्नी के पिता आएंगे तो अनुज के ससुर हो जाएंगे। पिता का बेटा है भैया, इसका पत्नी का भाई है, क्या हो जाएगा, इसका बेटा बनेगा, तो मनीष यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये मनीष क्या बनेगा, मनीष की बहन होगी अनुज की पत्नी। इस तरह से समझो, गौर से देखो, फिर से 1 मिनट इसको फिर से देखो साथियों। उसने बोला है यह मेरी बेटी, किसने बोला, अनुज ने बोला यह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो कह रहा है कि अनुज का मनीष से लगा है मनीष के साथ, किसके साथ, मनीष के साथ। अगर से मनीष के साथ लगा है तो मनीष अनुज को क्या बोलेगा, बताइए साथियों, मनीष अनुज को क्या बोलेगा, जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे सर ये तो भैया बोलेगा जीजा। अरे बहन का पति कौन होता है, जीजा जी होता है दादा। क्या होता है, जीजा जी। क्या जीजा जी दे रखा है, ओहो नहीं दे रखा है, कुछ तो गड़बड़ है। कह रहा अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया यह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, अनुज का मनीष से। भैया यार जीजा होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, जीजा होना चाहिए, ये तो दे ही नहीं रखा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक बार फिर से चेक करो। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया, जब अनुज ने मनीष को देखा तो अनुज को याद आया कि यह मेरी बेटी मतलब अनुज की बेटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो, अनुज की बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो अनुज का मनीष से लगा है मनीष के साथ, तो मनीष क्या बोलेगा भैया, बहन का पति यार जीजा ही तो होता है, क्या होता है, जीजा होता है, या तो ब्रदर इन लॉ दे देता है या तो जीजा। ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं। ठीक है, साला नहीं बनेगा यार, साला नहीं बनेगा, जीजा बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सुधार देंगे, जीजा कर देंगे ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चला। कोई मानिक नाम का लड़का है, वो उत्तर दिशा में 40 मीटर चला। कह रहा बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए बताते हैं। कोई मानिक नाम का लड़का है, वो उत्तर की दिशा में 40 मीटर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है साथियों, मानिक नाम का लड़का उत्तर की दिशा में, कहाँ पर, आप बोलेंगे सर उत्तर की दिशा, मान नहीं रहा, इसको जल्दी से पढ़ो।
मानिक नाम का लड़का उत्तर की दिशा में 40 मीटर जा रहा है, तो हमने भगा दिया, जा भैया चला जा। कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वही वाला है। जा मानिक जा, चला जा उत्तर दिशा में। कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ा। क्या कह रहा है, यहाँ से बाएं मुड़ा। भैया हमने सोचा उत्तर में जाएगा तो बाएं मुड़ गया। कह रहा है बाएं मुड़ा, उत्तर में मुख है भैया, तो बाएं मुड़ेगा प्यारे साथियों, तो 20 मीटर चलेगा। कह रहा है बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, उत्तर की ओर मुख है, बाएं मुड़ेगा, पश्चिम में जाएगा। कह रहा है वह पुनः बाएं मुड़ा। अरे यार, ये उत्तर में जा रहा था, फिर से बाएं मुड़ गया, ये मान ही नहीं रहा यार, बाएं मुड़ता चला जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, कि पुनः बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के लिए हमें इसको पश्चिम में मुख होने के कारण नीचे भेजना पड़ेगा, यानी दक्षिण में। कहाँ पर, दक्षिण में। तो बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। भैया समान दूरी चला है, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ से, समान दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये 40 मीटर चला है। कह रहा है दोस्तों प्रश्न में, कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान, मतलब यहाँ से कितनी दूर है, ये दूरी बतानी है, ये वाली ग्रीन सर्कल, ये ग्रीन लाइन वाली, और किस दिशा में। तो प्रारंभ से दिशा तो इसकी भैया पश्चिम हो जाएगी। कौन सी, प्रारंभ से दिशा तो पश्चिम होगी। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, तो दूरी तो 20 हो जाएगी, क्योंकि आयत बन रहा है, और दिशा पश्चिम होनी चाहिए यार। ओहो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, ये ऑप्शन ही गड़बड़ है क्या। एक बार फिर से देखो यार, एक बार फिर से देखो। बोला है मानिक उत्तर की ओर 40 मीटर चला, तो भैया हमने इसको उत्तर की ओर 40 चला दिया। कह रहा है बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, भैया बाएं मुड़ेगा, पश्चिम में भेज दो इसको। कहाँ पर, बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम में भेज दो, 20 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, तो भैया हमने पुनः इसको बाएं मुड़ा, ठीक है, 40 मीटर चला दिया। कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, भैया यार पश्चिम ही तो होगी यार, ये विकल्प यार टाइपराइटर ने सारे गलत कर दिए, ठीक है। यहाँ पर दूरी तो 20 मीटर आएगी, लेकिन दिशा कौन सी होगी, प्रारंभ से पूछा है तो पश्चिम दिशा होगी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, पश्चिम दिशा होगी। ये दो प्रश्न आपको ऑप्शन में सुधरे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर दो दिशाएं हो सकता है दक्षिण एक साथ हो जाए, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है टाइपिंग में, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर सुधार लेंगे। दो क्वेश्चन है, 6वां और 7वां, ये पीडीएफ में ध्यान रखें, इसको सुधार दिया जाए, ठीक है। अगले प्रश्न में जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री यदि पढ़ी है तो आप इसका उत्तर बता देंगे। बोला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच का सही बहन आरेख क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, सबसे पहले एक सर्कल आएगा, ये सर्कल जो होगा ये हमारा एटम यानी कि परमाणु को दर्शाएगा। किसको, ये हमारा परमाणु को दर्शाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ये एक सर्कल परमाणु को, परमाणु में प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, गौर से समझ लेना है, परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो भैया होते तो परमाणु के अंतर्गत ही हैं। बताओ, आप जैसे आप यहाँ पर एक परमाणु देख रहे हैं, इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, यानी केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, भैया ये परमाणु का हिस्सा होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपका जो उत्तर आएगा वो ये इस तरह की आकृति बनाएगा, जो कि बी नंबर में दी है। कहाँ पर है, जो आकृति है वो बी नंबर में है प्यारे दोस्तों, ये वाली बनेगी। देखो ये नहीं बनेगी क्योंकि ये क्रॉस कर रही है, सी वाली गलत है, ए गलत है, डी गलत है और ए भी गलत है, ये सारी गलत है, केवल और केवल उत्तर बनेगा बी नंबर की आकृति, ठीक है साथियों, बी नंबर बनेगी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक और आप सभी के लिए अच्छा सा प्रश्न है, इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बताओ। कह रहा पशु है, स्थलीय पशु है और जलीय पशु है, पशु है, स्थलीय पशु है और जलीय पशु है, इनमें से कौन सा आरेख बनेगा। तो देखो एक आरेख तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको पशु का। किसका, पशु का, मतलब सबसे बड़ा एक आरेख बनेगा वो पशु आएगा, और पशु के अंतर यानी कि एनिमल के अंतर ही हमारे पास आ जाएंगे कुछ जो स्थल में रहने वाले जानवर हैं, यानी कि एसपी कह सकते हैं इनको, ठीक है, स्थलीय पशु ठीक है, इस तरह से बना देंगे एसपी। इसके बाद कुछ को बना देंगे जेपी, क्या बना देंगे, जेपी, जेपी का मतलब जलीय पशु, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। तो पशु के अंतर्गत आपका जलीय पशु और स्थलीय पशु, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा दोस्त, ये ऐसा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों कई ऐसे आपने जीव देखे होंगे जो आपके कुछ स्थल में भी रहते हैं और जल में, उभयचर जिन्हें बोलते हैं ना, जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं, तो क्रॉस करता हुआ बनना चाहिए। कैसा, क्रॉस करता हुआ, और अब की बार में जो क्रॉस करता हुआ है वो विकल्प नंबर सी में है, ठीक है, विकल्प नंबर सी, ये बी वाला गलत है, ए वाला भी गलत है और डी वाला भी और ई वाला भी, क्या बनेगा, विकल्प नंबर सी बनेगा साथियों। पशु के अंतर्गत कुछ ऐसे पशु होंगे जो स्थलीय होंगे, कुछ जलीय होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी थल में भी रहते हैं।
अब ऐसे पशु आप लोग सर्च करके बता सकते हैं कौन से हैं जो जलीय थली दोनों में आते हैं। पहला तो मेढक हो गया, ठीक है। दूसरा क्रोकोडाइल भी होता है, क्रोकोडाइल यानी कि क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, ठीक है। वो भी आ जाता है, जल में भी रहता है और पहाड़ यानी कि वो साइड में भी रहता है, स्थल में भी। तो आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ लेना। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्तांक ज्ञात करो। भाई यहाँ पर 5 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ओहो एक छूट गया, ये एक भी है। तो दोस्तों अगर गौर से हम यहाँ पर समझें प्रश्न को, अगर समझें गौर से प्रश्न को, तो साथियों उत्तर तो हमारा आ ही जाएगा। कैसे आएगा? बाहर बाहर की संख्याओं का प्रयोग करके अंदर की संख्या प्राप्त करनी है। बाहर बाहर की संख्या प्राप्त करके अंदर की संख्या प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। प्रयोग करेंगे बाहर की संख्याओं का और अंदर की संख्या ढूंढ लेंगे। कैसे करेंगे भैया? सम्मुख सम्मुख जो संख्याएं हैं उनका उनका गुणा करो। देखो 5 का गुणा प्यारे दोस्तों 1 में करो, ठीक है। 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा, पहले नंबर पर रख दो। उसके बाद इस 2 का गुणा इस 4 में करो, तो 2 का गुणा जैसे ही आप लोग 4 में करोगे तो दोस्तों 8 आएगा, दूसरे नंबर पर रख दो। और यहाँ पर 2 का गुणा 2 में कर लो, ठीक है। 2 का गुणा किस में कर लो? 2 में कर लो, तो हमारा 4 आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो इसको सीधा ऐसे लिखेंगे 5 8 और 4। क्या लिखेंगे? 5 8 4 यानी 584। देखो ये मिडिल में लिखा है, गौर से अगर देखें, अगर गौर से देखें तो मिडिल में ही लिखा है दोस्त। दूसरे वाले का लॉजिक समझो, सेम लॉजिक है दोस्त, सेम लॉजिक। आपको ऊपर का और नीचे का, पहले ऊपर नीचे देखा था तो हमने किया 3 गुणा 2 बराबर में क्या आएगा सर? 6 आएगा। उसके बाद इन दोनों का गुणा किया था, इन दोनों का यानी कि 3 गुणा 3, ठीक है। 3 गुणा 3 क्या आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पर लास्ट के 2 गुणा 2, अभी 2 गुणा 2 किया था, कितना होता है भैया? 2 दूनी 4 ही तो होता है, तो 2 दूनी 4। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6 9 4, इस तरह से क्या लिख लेंगे? 6 9 4। इसके बाद अब गौर से फिर से देख लो। अब गौर से देखने जाओगे यहाँ पर, तो ऊपर का गुणा नीचे की संख्या से, तो 6 गुणा में 1, 6 गुणा में 1 कितना होता है? 6 होता है। अब 7 का गुणा किसमें? 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा 1, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का लास्ट का, ठीक है, लास्ट का, तो 2 गुणा में 4 बराबर में 8। तो भैया इसको कैसे लिख सकते हैं? सीधा लिखेंगे 6 7 8। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएंगे वो आएंगे 6 7 और 8, ठीक है। क्या आएंगे? 6 7 और 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। 6 7 और 8 बिल्कुल सही है। 6 7 8 कहीं पर दे रखा है? विकल्प नंबर 1 में है दोस्त, यही बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे। और आपको किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। कथन निष्कर्ष कह रहे सभी आदमी कुत्ते हैं। ओहो, यहाँ पर कठिन बात कह दी भाई, कड़वी बात कह दी। जितने भी आदमी सारे कुत्ते हैं। आज की डेट में बोलने लगते हैं अरे वो तो कुत्ता है यार, तो उसने कथन में ही बोल दिया सभी कुत्ते हैं। तो चलिए सारे के सारे आदमी को, जितने भी A4 आदमी हैं वो सारे के सारे D4 कुत्ता बना देंगे, यानी डॉग। क्या बना देंगे? D4 डॉग बना देंगे। A4 आदमी, तो यार इसको मैन ही क्यों ना कर ले? A4 आदमी नहीं, M4 जितने भी मैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे प्यारे साथियों हमारे डॉग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। सभी डॉग बिल्लियां हैं, सॉरी सभी डॉग कैट हैं। मतलब जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बिल्लियां हैं। तो सारे के सारे डॉग क्या हैं? कैट हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो आरेख तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है सभी आदमी बिल्लियां हैं। क्या सारे के सारे मैन का जो ये सर्कल है वो बिल्लियों के अंतर्गत आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ, मैन का तो छोटू सा है और ये पूरा का पूरा आपके डॉग के अंतर्गत और डॉग आपके बिल्लियों के अंतर्गत। तो कहने का मतलब है जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला सही होता है, और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है। तो यहां पर गौर से फिर से समझ लो। कह रहा है सभी आदमी, इतना छोटू सा सर्कल, क्या पूरा का पूरा सर्कल इसके अंतर्गत आ जाएगा? सी वाले यानी कैट के अंतर्गत, ग्रीन सर्कल के अंतर्गत। आप बोलेंगे आ जाएगा, आ जाएगा तो रख दो। इसके बाद बोला है सभी बिल्लियां आदमी हैं। अब बात ये फंस गई भैया कि हमारे पास आदमी के लिए एक छोटू सा सर्कल है जबकि बिल्लियों के लिए एक बड़ा सा सर्कल है। तो मुझे ये बताओ ये कैट का इतना बड़ा सर्कल इतने छोटे मैन के सर्कल में पूरा फिट रख दोगे? आप बोलेंगे नहीं रख पाएंगे। तो कैसे बन जाएगी भैया सभी आदमी बिल्लियां? तो केवल एक निष्कर्ष निकलता हो, और विकल्प नंबर 1 केवल एक निष्कर्ष निकलता हो। जल्दी से बताइए, क्या समझ में आया? सभी आदमी तो बिल्लियां बन रहे हैं लेकिन सभी बिल्लियां आदमी नहीं बन रही हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपसे। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दी हुई
एक्स आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आपको एक्स नाम की एक आकृति दे रखी है। देखो सवाल में एक्स हो या जिंदगी में हो, ये तो दोनों की दोनों दिक्कत करती हैं, लेकिन भैया सवाल तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जिंदगी वाला भले सॉल्व ना हो, लेकिन सवाल तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको देखिए, गौर से देखो। एक हमारे पास प्यारे साथियों दर्पण है, वो दर्पण रखा गया है। जब भी ना बताए कहाँ पर रखना है तो हमेशा कोशिश करना है इसको दाईं ओर रख लो, ठीक है। जब भी प्रश्न में ना दे कि दर्पण कहाँ पर है और पूछ ले दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण को हमेशा दाईं ओर रख लेना, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और ऐसा ही पूछा था उसने, ये नहीं पूछा था अभी एग्जाम में कि कहाँ पर दर्पण रखा है, तो हमने दाईं ओर करके माना था तो हमारा उत्तर आ जाता, ठीक है। लेकिन हालांकि एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं। चलिए देखो, यहाँ पर हमारे पास एक दर्पण है बहुत बड़ा सा, उसमें ये एक्स नाम की आकृति, इसकी छवि बनानी है। तो एक बात याद रखो साथियों, जो दर्पण की नजदीक वस्तु होगी वो हमेशा नजदीक ही रहेगी। कैसी रहेगी? नजदीक ही रहेगी। और इसके अतिरिक्त अगर दर्पण के इस साइड ये लेफ्ट है तो आगे चल करके राइट बन जाएगा, बस इतना सा याद रख लो, ठीक है। नजदीक को नजदीक रहने दो और लेफ्ट को राइट में परिवर्तित कर दो, दर्पण प्रतिबिंब कभी भी गलत नहीं होगा। देखो साथियों कैसे करेंगे, ये जो आकृति है, सॉरी ये जो हमारा एरो दे रखा है, इसको दर्पण के नजदीक रखो और लेफ्ट को राइट में बदल दो, तो हमने बदल दिया। भाई ये तो नीचे से आ रहा है, गलत है। ये तो दूर की ओर भाग रहा है, गलत है। ये भी आपका नीचे से दूर भाग रहा है, ये भी गलत है। अब भैया एक ही बचा है डी नंबर, एक ही एरो से पता चल गया क्या बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे उसके बाद साथियों इस तरह का एक क्या आएगा, बर्तन टाइप का है ना, ये बर्तन टाइप का है तो इसको बर्तन बना देंगे, ठीक है। इसके बाद बीच में प्लस आ जाएगा, इसके बाद बाहर से ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उत्तर हमारा बनेगा विकल्प नंबर डी। गौर से देख लो साथियों, एज इट इज बना हुआ है विकल्प नंबर डी में, और किसी में नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 13वें नंबर का। बोला है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भैया एक बात याद रखो, हमेशा के लिए याद रख लो, जीवन में कान में गांठी लगा लो, जब तक कंपटीशन की तैयारी करोगे त्रिभुज आपसे पूछा जाएगा। और त्रिभुज के लिए जब भी वर्ग में त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो उसका अलग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज हो वो अलग है। देखो गौर से देखो, जब भी एक वर्ग के विकर्ण आपस में काट रहे हो, कोई भी चतुर्भुज हो, वर्ग हो अथवा न हो, कोई भी चतुर्भुज उसके विकर्ण आपस में परस्पर अगर काट रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको नंबर देना है। कौन सा नंबर भैया? वो नंबर नहीं, डैश 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 वाला पर्ची में लिख के दे दिया। यहाँ पर ये नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबर चलेगा एग्जाम पॉइंट से। देखो 1 2 संख्या देनी है, संख्या नंबर नहीं, संख्या 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 और 8। और दोस्तों जितने भी नंबर आपके मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम नंबर कौन सा आया, आप बोलेंगे सर 8 आया है। कितना? 8। इसका डबल कर दो, बस यही ट्रिक है। रीजनिंग के महान विद्वान जो प्राचीन काल में हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, वही बता गए थे सब सारे के सारे, कि जितना भी बड़ा नंबर आए स्क्वायर के अंतर्गत उस सभी बड़े नंबर का क्या कर दो, गुणा डबल। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 16 त्रिभुज। बस गिनना ही नहीं है, 16 है, आसान है। बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर। तो क्या साथियों ऐसी आकृति हमें कहीं दिखाई दे रही है या फिर बताते ही चले जा रहे हो? देखो गौर से साथियों, क्या यही आकृति बनी हुई है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही आकृति यहां पर बनी हुई है? देखो गौर से। आप बोलेंगे हाँ बनी तो है सर। और इसके क्या विकर्ण भी काट रहे हैं? हाँ भैया विकर्ण भी काट रहे हैं। क्या भुजाएं भी काट रही हैं? हाँ भुजाएं भी काट रही हैं। तो भैया नंबर देने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? जल्दी से दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, ये तो एज इट इज हो गया भाई, ये तो एज इट इज हो गया। 8 का डबल कितना सर? 16। 16 त्रिभुज है। क्या 16 ही है? अभी नहीं दादा, अभी एक और ट्रिक, ये वाली ट्रिक, ये वाली 1 और 2, 1 और 2 कितना जुड़ेगा? दोनों नंबरों को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो दोस्तों यहां पर ऐसी आकृति भी तो दिखाई दे रही है, ये भी तो दद्दा दिखाई दे रही है। इसको काहे छोड़ेंगे? 1 और 2, तो एक शीर्ष और एक नीचे आधार, कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। 3 मिल जाएंगे तो 16 3 19। बताइए क्या सर 19 सही है? विकल्प नंबर बी। अरे नहीं है, अभी एक और छूट रहा है, वो कौन सा है वो भी बता दीजिए। देखो ये वाला, ये गौर से देखो साथियों, जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये त्रिभुज तो बनेगा ही भैया, ये वाला इस साइड वाला यू वाला बनेगा, यू वाला एक बन जाएगा। उसके बाद क्या और बन रहे हैं? है अपोजिट भी तो बन रहा है, इसको काहे छोड़ रहे हो मास्टर जी, ये वाला भी तो बन रहा है। तो दोस्तों 2 और बन जाएंगे। तो 16 3 19 2 21। क्या सर और हैं? अब नहीं है, बस इतना ही रहने दो वरना नुकसान कर जाएगा। 21 आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों जब भी ऐसी आकृति आएगी याद रखेंगे, रट लेंगे, 21 त्रिभुज स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
14वें नंबर का बोला नीचे दिए गए प्रश्न में विषम विकल्प ज्ञात करो। भैया ऐसा कौन सा विकल्प है यहाँ पर विषम है? गौर से देख लो कौन सा ऐसा विषम है कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर विषम है। आंखें मीच के लगा दो, ठीक है, एक बार देखो उसके बाद आंखें लगाओ। राम नाम सत्य है, विकल्प नंबर ई सही है। क्या है? विकल्प नंबर ई सही है। कैसे है? अब ये भी जरूरी है, बताना तो जरूरी है भाई। देखो ये जो ऊपर दे रखी है इसकी जस्ट दर्पण प्रतिबिंब नीचे है, यानी कह सकते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कह सकते हैं? दर्पण ना कह करके इसको कह सकते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कह सकते हैं? जल प्रतिबिंब। तो इसका जस्ट नीचे दिया गया है। उसके बाद इसका भी जस्ट नीचे, अगर ऊपर की ओर मुख किया है, इसको अगर उठा के पटक दिया जाए तो नीचे हो जाएगा। उसके बाद ये चतुर्भुज भी देख लो, ये चतुर्भुज भी दे रखे हैं एज इट इज, ये भी जल में आते हैं। ये त्रिभुज और एक सर्कल कटा हुआ, ये त्रिभुज और एक सर्कल कटा हुआ भी तो ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन सर ये आधा व्रत, ये अर्धव्रत और ऊपर की ओर, और भाई ये अर्धव्रत उल्टा होना चाहिए था त्रिभुज के साथ साथ, उल्टा ही नहीं हुआ। ये तो उल्टा ही नहीं हुआ। जैसे मैं कहूँ आपके पास ये है, इसका जल बनाओ, तो जल बनाओगे ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो एक ही दिशा में है, दोनों ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब यही तो विषम है। यहीं पर तो खेला हो गया दया, विकल्प नंबर ई विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। ओहो, कुछ दिखाई दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प एक्स सन्निहित है? कौन से विकल्प में एक्स सन्निहित है? देखो एक बार फिर से एक्स आ गई, जल्दी से इसकी धज्जियां उड़ा दो यार। जिंदगी और सवाल में एक्स मतलब धज्जियां उड़ाना है, ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम क्लियर करना है दोस्त। कह रहा है विकल्प यहां पर दे रखा है एक्स नाम की एक आकृति, कह रहा है कौन सी एक्स नाम की आकृति इन 4 आकृतियों में सन्निहित है? सन्निहित का मतलब क्या होता है साथियों? सन्निहित का मतलब होता है छुपी हुई आकृति। ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर छुपी हुई है ये एक्स नाम की आकृति? तो देखो गौर से, क्या यहां पर छुपी है? ए नंबर में नहीं छुपी है भाई। इस तरफ तो इसका मुख ही नहीं है, मुख ही नहीं है ऊपर वाली लाइन का। ऊपर वाली लाइन का कहीं पर मुख है यहाँ पे? आप बोलेंगे नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 गलत है। दूसरे में क्या बन रही है? दूसरे वाले में देखो गौर से, क्या ये बन रही है? पहले नीचे आई, फिर नीचे चले गए, ठीक है, उसके बाद बीच से फिर ऐसे चले गए। क्या यही है? जल्दी से बताओ, क्या यही आकृति है ये वाली? जल्दी से बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर, ये कुछ ऐसी ही लग रही है, मतलब इस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की, और बीच से ऐसी। ओहो, ये तो मिल गई, मतलब ये मिल गई अगर, तो विकल्प नंबर 20 सही हो गया। इसके अलावा आप कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढते रहो नहीं मिलेगी, जीवन गुजर जाएगा, केवल विकल्प नंबर बी में है, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों आज की क्लास में हमने सिर्फ 15 प्रश्न शामिल किए थे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको शानदार जबरदस्त लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 20,000 तक पहुंचने वाले हैं प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन भी साथियों ने नहीं किया है। हमें पता है आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों करोगे भाई? हम तुम्हारे लगते ही क्या हैं? चलो ठीक है, करना है कर लो यार दोस्त, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसआर। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।